नो सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन हम अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। यहां पे भी कुछ स्लाइड्स है और एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिया है, यहां पे मेरे ख्याल से दिया होगा। हाँ ये कुछ दिया है, वी विल नॉट यूज दिस, rather we will understand this concept logically completely without looking at the slides। आप बाद में स्लाइड रीड कीजिए तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। इट्स जस्ट दैट आई वुड लाइक टू explain it with the help of example। Now let's say there is a airline company and they have aircrafts, they have aircrafts with them, but they need finance, they need finance। ये फाइनेंस उन्हें चाहिए, इसलिए ये क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक को कहते हैं कि आप हमें लोन दो, बैंक मना कर देती है। ये बैंक को कहते हैं, ये बैंक को कहते हैं हम आपको हमारे एयरक्राफ्ट बेच देते हैं। बैंक कहता है हम वो एयरक्राफ्ट यूज ही नहीं कर पाएंगे, मतलब नहीं है कुछ। तो एयरलाइन कंपनी कहता है कि हम आपको एयरक्राफ्ट बेच देते हैं, विल सेल द aircrafts and you again in turn lease it back to us। This is kind of a financing arrangement, it's kind of a financing arrangement। तो सवाल ये आता है कि whether this sale is a sale or not, so whether this qualifies for sale as per IFRS 15 or not, whether control transfers to the bank or not, even possession is with the airline company। This is very important क्योंकि बैंक के केसेस में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इवन इफ दे हैव नाउ, अब पिछला साल बहुत खराब था एंड इवन दिस ईयर इज नॉट वेरी गुड, इट सीम्स लाइक दैट राइट नाउ। हाउएवर इफ यू सी, पिछले 2-3 साल से ही, बिफोर कोविड ऑल्सो देयर वाज सम काइंड ऑफ एन इश्यूज। अगर आप देखते हो तो बैंक की केस में बैंक्स का एनपीए बढ़ते जा रहा है। देयर माइट बी अ कोलैटरल इशूड इन द नेम ऑफ द बैंक, बट वो कोलैटरल पोजेस करने में बहुत समय जाता है, बहुत टाइम जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कोलैटरल, इट इज नॉट सोल्ड प्रॉपर्टी टू द बैंक्स। तो इंटर्न बैंक कहता है कि आप बेच ही दो, तो कंट्रोल बैंक के पास आता है। सो उसके बाद में दिस इज नॉट अ कोलैटरल पर से, एसेट ही बैंक की है, वो उन्होंने राइट ऑफ यूज एयरलाइन कंपनी को दिया है। That's the difference। So इसीलिए sale of the aircraft, it must qualify as sale under IFRS 15। IFRS 15 में कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है, दिस मस्ट बी अंडरस्टूड। ये हमें, दिस मस्ट बी इवैल्यूएटेड, आई एम सॉरी, दिस मस्ट बी इवैल्यूएटेड बाय द एंटिटी, तभी जाके ये सेल एंड लीज बैक के ट्रांजैक्शन के लिए एलिजिबल होगा। इफ दिस इज नॉट अ सेल एज पर IFRS 15, देन देयर इज अ इशू। रादर इशू नहीं है, रादर बिल्कुल सिंपल है, फिर एसेट इन्हीं के बुक्स में रहेगी, एसेट एयरलाइन कंपनी के बुक्स में रहेगी, और जो पैसा बैंक से आएगा दे विल रिकॉग्नाइज दैट, दे विल रिकॉर्ड दैट एज देयर लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। एसेट इन्हीं के बुक्स में रहेगा, वो डिप्रिशिएट करते रहेंगे। इफ सेल डज नॉट हैपन और सेल इज नॉट सेल एज पर IFRS 15, देन दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग हैज टू बी हैपन। वहां पे सेल एंड लीज बैक का ट्रांजैक्शन है ही नहीं, इट्स अ नॉर्मल लोन ट्रांजैक्शन, एसेट इन्हीं के बुक्स में रहेगी, इट्स जस्ट अ कोलैटरल गिवन टू द बैंक्स, दैट्स इट। बात समझ में आ गई मेरी? सेल एंड लीज बैक यहां पे नहीं रहेगा, दैट्स इट। आर यू विथ मी? Yes, sir. All right. However, if this is a sale, if this particular transaction qualifies as a sale under IFRS 15, then this is a sale and lease back transaction। इस केस में
एयरलाइन कंपनी का नॉमेनक्लेचर होगा सेलर लेसी, क्योंकि लेसी बन गया, पहले सेल किया बाद में लेसी बन गया, और बैंक का इस केस में नाम रहेगा बायर लेसर। हमें इस सिचुएशन में अकाउंटिंग चेक करना है कि अकाउंटिंग क्या होगा, अकाउंटिंग क्या होगा। कई बार ये हो सकता है अगर एयरलाइन कंपनी को पैसे ज्यादा चाहिए, इफ दे आर इन नीड ऑफ मोर मनी, they may sell this aircraft at a higher amount than its fair value, or they need a money lesser than the fair value of that revenue, the fair value of that aircraft, so they may sell at a lower than fair value. और तीसरा सिचुएशन, जितना फेयर वैल्यू उतना ही पैसा उनको चाहिए, तो दे मे सेल इट एट अ फेयर वैल्यू। जहां पे ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू पे होता है वहां पे अकाउंटिंग और भी सिंपल होता है। हम केस लेंगे इफ इट इज मोर देन द फेयर वैल्यू, इफ सेल इज मोर देन द फेयर वैल्यू। तो देखिए क्या होता है यहां, ट्रांजैक्शन समझ में आया ये क्यों होता है। इट इज प्योरली अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट पर से। द ओनली थिंग इज ये अकाउंटिंग इतना डिटेल दिया, पहले इस तरीके का अकाउंटिंग नहीं था, अब ये कॉम्प्लेक्स लगता है बट दिस इज एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग। पहले वाला अकाउंटिंग था ये बाद में उसके लैक्यूनस पता चले, उसमें विंडो ड्रेसिंग होता था ऑफ अ बैलेंस शीट एंड अ P&L, ओवरस्टेट होता था प्रॉफिट्स एसेट्स सब कुछ। तो ये ना हो, दैट ओवरस्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एसेट्स एंड प्रॉफिट शुड नॉट हैपन, एंड दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ अ अकाउंटिंग इज सजेस्टेड by the IFRS 16, most fabulous guidance as far as sale and leaseback is concerned। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है शुरुआत में, आपको ओवर एंड अगेन ये देखना पड़ेगा 2-4 बार, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये इसके बाद इसके ऊपर एक सवाल आ चुका है ऑलरेडी। सो यू कैन नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कमिंग इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए नाउ मैं यहां पे लिखता हूं सेल ऑफ एयरक्राफ्ट एट फेयर वैल्यू एट हायर और लोअर देन फेयर वैल्यू, एट हायर और लोअर देन फेयर वैल्यू। ठीक है, सो ये भी हो सकता है। हम कुछ अमाउंट्स लेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वही क्वेश्चन है जो मैं कॉमनली हर बार लेता हूं, तो आसान होता है उसमें सिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, सॉरी। सो यहां पे कुछ फैक्ट्स लिख के लीजिए। सेल ट्रांजैक्शन जो हुआ है, सेल ऑफ अ बिल्डिंग विच इज ऑफ कोर्स इज गेटिंग क्वालिफाइड एज पर IFRS 15, हम वही एजम्पशन लेंगे। एजम्पशन अगर वो फेल होता है, इट इज नॉट क्वालिफाइंग सेल एज पर IFRS 15, तो फिर ये अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो हम ये एजम्पशन लेंगे फॉर द टाइम बिंग। यहां पे कैश कंसिडरेशन मतलब सेल वैल्यू जो आया, लेट्स से ये 20 lakhs आया है, 2 million डॉलर्स। इसकी कैरिंग वैल्यू थी, इसकी कैरिंग वैल्यू थी 1 million, बट इसकी फेयर वैल्यू भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फेयर वैल्यू से नीचे नहीं बेचूंगा। इवन इफ कैरिंग वैल्यू इज लोअर देन द फेयर वैल्यू, आई विल स्टिल सेल इट एट फेयर वैल्यू। इसकी फेयर वैल्यू है 1.8 million, 1.8 million। अब ये जो है IRR पकड़ लीजिए या इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, क्योंकि लेसी के बुक्स में अगर अकाउंटिंग शुरुआत में करते हैं तो हम इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेंगे। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट applicable to lessee is 4.5% per annum, ये रहे। Now this has been leased back। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है यहां पे, लीज्ड बैक।
लीज्ड बैक टू एयरलाइन कंपनी। एयरलाइन कंपनी, ये एयरलाइन कंपनी को ये लीज बैक किया गया। लीज बैक के कुछ इस तरह के पेमेंट्स थे। लीज पेमेंट्स सिंपलिस्टिक रखेंगे आर USD 1,20,000 per annum for 18 years। फॉर 18 years। अब हो सकता है लाइफ ऑफ द एसेट माइट बी डिफरेंट, तो वो लेसर के बुक्स में सवाल आता है क्लासिफिकेशन का, तो लेसर के बुक्स में वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट का लाइफ कितना है एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे लीज का पीरियड कितना है। यहाँ पे लीज पीरियड है 18 years। लीज टर्म, लीज टर्म इज 18 years, तो 18 साल के ऊपर ये क्या होगा, ये कैलकुलेट किया जाएगा 1,20,000 दैट इज अ लीज पेमेंट, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली एयरलाइन कंपनी अपने बुक्स में लीज लायबिलिटी एंड ROU एसेट्स क्या करेगी, कंसिडर करेगी। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है ये हमें देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांजैक्शन की हम पहले जर्नल एंट्री प्लॉट करते हैं। बुक्स ऑफ लेसी, सेलर लेसी, accounting in the books of seller lessee, that is airline company। ये अकाउंटिंग में सिंपल सी बात आती है। डेबिट, बताइए क्या आएगा डेबिट। ये इसने एयरक्राफ्ट बेचा है, बैंक से क्या मिलेगा, कैश कंसिडरेशन मिलेगा। सो एब्सोल्युटली राइट, हम बिल्कुल लॉजिक से चलेंगे, यहां पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। अमाउंट जब कैलकुलेट करेंगे तभी लॉजिक से ही अंडरस्टैंड करेंगे। एक बार समझ में आता है लॉजिक तो उसको रिपीट करेंगे आप बाद में, तो आपको ये दिमाग में फिट बैठेगा कि किस तरीके से ये लॉजिक अप्लाई हुआ है, क्योंकि एग्जाम में करना है। अदरवाइज ये बाद में लॉजिक ध्यान में रख सकते हैं, एग्जामिनेशन में फटाफट से चीजें करनी पड़ती है, सोचने का वक्त ज्यादा नहीं होता। सो कैश एंड बैंक, कितना अमाउंट बता पाएंगे, कितना अमाउंट, 2 million, दैट इज 20 lakhs। 20 lakhs यहां पे आए। मैं यहां पे क्रेडिट देता हूं, क्रेडिट किसे जाएगा बताइए, एयरक्राफ्ट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो लीज्ड एसेट, रेवेन्यू नहीं जाएगा। हम ये रेवेन्यू है कि नहीं उतना ही चेक कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिए, ये रेवेन्यू नहीं होता। ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर और डीलर और समथिंग लाइक दैट। सो लीज्ड एसेट, एयरक्राफ्ट लिखता हूं, कितने में जाएगा ये, फेयर वैल्यू मतलब 18 लाख। नहीं, कैरिंग वैल्यू, इट हैज टू बी ऑलवेज कैरिंग वैल्यू, क्योंकि डी रिकॉग्नाइज जब होता है तब कैरिंग वैल्यू पे डी रिकॉग्नाइज होता है। सो दिस इज 1 million, ये कैरिंग वैल्यू पे। अभी इसके ऊपर प्रॉफिट होगा ना, तो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक एंट्री। अब देखिए और क्या रिकॉर्ड होगा यहां पे, और क्या रिकॉर्ड होगा। अब ये लीज बैक का ट्रांजैक्शन हुआ, सेल का ट्रांजैक्शन मैंने यहां पे कर दिया, एसेट चली गई, कैश आई। अभी तक प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया, प्रॉफिट टोटल ट्रांजैक्शन पे कैलकुलेट करते हैं हम। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। पहले मुझे बताइए कि सेकेंड लीज बैक ट्रांजैक्शन में एयरलाइन कंपनी अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगी,
लीज पेमेंट तो करेगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डेबिट में क्या आएगा, आरओयू एसेट। करेक्ट, यू आर राइट, लीज पेमेंट्स भी करेक्ट है, बट वो लीज लाइबिलिटी करके आता है। लीज पेमेंट्स तो दोनों में रहेंगे ना, तो लीज पेमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू किया तो यहां पे आरओयू एसेट अकाउंट, इसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी विल हैव टू कैलकुलेट एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। तो पहली वर्किंग नोट हमें बनानी पड़ेगी लाइबिलिटी के लिए, तो दूसरी वर्किंग नोट हम यहां पे बनाएंगे। सो वर्किंग नोट नंबर 2, क्रेडिट आएगा मेरा, करेक्ट। अकाउंटिंग एंट्री तो आप ही ने मुझे दी, सो हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, ये दो अमाउंट्स मुझे अभी कैलकुलेट करनी है, लीज लाइबिलिटी एंड आरओयू एसेट। अब प्रॉब्लम कहां पे देखिए, लीज लाइबिलिटी तो ठीक है, वो तो पैसे देने हैं, वो तो पूरी पूरी लीज लाइबिलिटी आएगी। किसकी फेयर वैल्यू, किसके प्रेजेंट वैल्यू आएगा, वो 1,20,000 एक ही पेमेंट है, इसके अलावा कोई पेमेंट है ही नहीं। उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू जब करता हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे यहां पे क्या मिलता है, एक तरह का लीज लाइबिलिटी का वैल्यू मिलता है। अदरवाइज इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, प्री पेमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, तो आइडियली दैट शुड बी आरओयू एसेट। एम आई राइट? लेकिन देखिए गड़बड़ कहां पे है, गड़बड़ ये है कि जिस एसेट की कैरिंग वैल्यू 10 लाख थी और जिसकी फेयर वैल्यू 18 लाख थी, ऐसी एसेट आपने बेची कितने को, 20 लाख में। इन सब्सटेंस यू वांटेड टू फाइनेंस दिस ट्रांजैक्शंस, आपने ये ट्रांजैक्शन फाइनेंस करने के लिए ये सेल किया और किसी से ये वापस लिया। आपने अगर ये ट्रांजैक्शन जैसे के वैसे रिकॉर्ड किया तो P&L में प्रॉफिट बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आपने प्रॉफिट का ओवरस्टेटमेंट किया, आपने एसेट का भी ओवरस्टेटमेंट किया। लाइबिलिटी का ओवरस्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि लाइबिलिटी उतने पैसे देने हैं तो देने हैं। आपने किसी एसेट की जिसकी वैल्यू 18 लाख थी और जो जिसकी कैरिंग वैल्यू 10 लाख थी, उस एसेट को 20 लाख पे बेचा और 20 लाख रुपए लिए, अल्टीमेटली 20 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे, तो लाइबिलिटी का ओवरस्टेटमेंट नहीं होगा, लाइबिलिटी तो उतनी की उतने में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। पॉइंट आता है, asset and profit cannot be overstated. Your asset must be recognized in proportion to its existing carrying value. जो ROU asset आप recognize करोगे, उस ROU asset का वही proportion रहेगा जो आपके carrying value से मेल खाता हो। नहीं तो it would be wrong accounting। नहीं तो 10 लाख की एसेट आपने बेची है 20 लाख को, अब ये 20 लाख के प्रोपोर्शन में आपकी आरओयू एसेट आएगी, तो 10 लाख से डेफिनेटली ज्यादा ही आएगी आरओयू एसेट। ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट हुआ, नहीं हो सकता है, दिस कांट हैपन। सो आपको उसी प्रोपोर्शन में जो कैरिंग वैल्यू का प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन में आएगी। सो कैलकुलेशन लाइबिलिटी का बिल्कुल सिंपल है, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। स्टिल वी विल कैलकुलेट बाय वे ऑफ अ वर्किंग नोट। P&L के लिए अगर कुछ जगह चाहिए तो इसलिए मैंने वहां पे ऊपर जगह छोड़ी। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी। सो लीज पेमेंट्स multiplied by cumulative discounting factor for 18 years at the rate 4.5%। तो ये आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज 12.16। सो यहाँ पे लीज पेमेंट्स आए 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.16। अमाउंट कितनी आई है आप कैलकुलेट कीजिए, बोलिए। 1459,200
ये लीज लाइबिलिटी होगी। अब देखिए क्या होता है, यहां पे पेमेंट इतना करना ही है, ये लीज लाइबिलिटी में ही जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। ये मैं लीज लाइबिलिटी करके क्या करता हूं, मैं ये प्रेजेंट करता हूं इन माय बैलेंस शीट, दिस इज द लीज लाइबिलिटी। हाउएवर अगर ये ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू पे होता, ये ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली फेयर वैल्यू ऑफ एयरक्राफ्ट जो है इट इज 18 lakhs एंड सेल वैल्यू जो है ये 20 lakhs है। ये मार्केट में ऐसा कभी होगा क्या कि जिसकी फेयर वैल्यू 18 लाख है वो कोई 20 लाख में उसको परचेस करेगा? नहीं होगा ऐसा। तो ये जो 2 लाख रुपए है, ये 2 लाख रुपए है, इट इज एडिशनल फाइनेंस। ये एडिशनल फाइनेंस का अकाउंटिंग आइडियली कैसे होगा, IFRS 9 के अंडर होगा, बट वो वैसे भी अकाउंटिंग सिमिलर है। तो मैंने 1459/200 अगर ये कंसिडर किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग मैं यहां पे लिखता हूं ये 2 लाख रुपीज जो है दिस इज एडिशनल फाइनेंस एंड 1259/200 जो है दिस इज टूवर्ड्स लीज पेमेंट्स। बाकी का जो 2 लाख का पेमेंट है इस 1,20,000 में इट इज टूवर्ड्स एडिशनल फाइनेंस, बट ये जो 12,59,000 है दिस इज टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ लीज्ड एसेट्स। आर यू विथ मी हियर टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम? Yes. एवरीवन? सौरभ, साइली, ऑलराइट, अदिति, काजल, आप हो क्या आज? आई एम ऑडिबल राइट? Yes. Yes. अच्छा, चलिए। नाउ ये एक मेरा लीज लाइबिलिटी हुआ। लीज लाइबिलिटी में यहां पे लिख देता हूं इमीडिएटली, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1459/200। I cannot write this directly as a ROU asset. Ideally, you are right कि ये ideally directly वैसे ही जाना चाहिए। अगर वैसे लिखा मैंने तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा मेरा? 10 लाख रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल होगा। Am I right? Yes. Which is not the case. Which is not the case. अब देखिए क्या होता है, आपको यहां पे ROU एसेट रिकॉग्नाइज करनी है। वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of ROU asset। अब क्या हुआ है, ये एसेट जो है, ये एसेट जो है एयरक्राफ्ट, ये ट्रांसफर किया 20 लाख रुपए में एंड यहां से वापस राइट लिया मैंने कितने का? 1259/200 का, करेक्ट? सो अल्टीमेटली मेरे पास एसेट आया कितने का? इतने का एसेट आया। आर यू विथ मी? इतने का एसेट आया 1259/200। सो यहां पे भी अगर मैं लिख दूं तो टोटल 1459 नहीं आएगा, 1259/200 आएगा अगर लिखा तो, बट वैसा आना ही नहीं चाहिए। इसका प्रोपोर्शन देखिए क्या है, 20 लाख रुपए मैंने ट्रांसफर किए और लिए वापस कितने मैंने? 1259। सो 12 लाख, 12,59,000 आई हैव रीगेन्ड दैट एसेट। तो मैं यहां पे लिखता हूं ROU asset to be measured at proportion of carrying value of aircraft
कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट लिखता हूं यहां पे, इट्स अ जनरल वन। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट that relates to the ROU asset retained by seller lessee। राइट रिटेन कितने में किया है, कितने का राइट है, राइट रिटेन किया है इतने का। अब ये 18 लाख रुपए लेते हैं हम, क्योंकि फेयर वैल्यू 18 लाख है इसकी, फेयर वैल्यू, क्योंकि वैसे भी 2 लाख हमने एडिशनल फाइनेंसिंग में डाल दिए। तो ये पूरा पूरा मुझे राइट रिटेन 12 लाख का है, 18 लाख का एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ है टोटल वैसे देखा जाए तो ये 12 लाख भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये रिटेंशन अगर इतना मैंने किया है 12,59,200 का, तो मुझे वो 10 लाख की प्रोपोर्शन में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको कैसे करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एंड राइट्स रिटेन, राइट्स रिटेन रादर ROU एसेट रिटेन, राइट्स रिटेन मतलब वो राइट ही है, मैं पूरा लिखता हूं ROU राइट ऑफ यूज एसेट रिटेन। फेयर वैल्यू अगर 18 लाख है, सो मैं इसको मुझे कैरिंग वैल्यू से करना पड़ेगा। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट के कंपैरिजन में मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज 18 lakhs as to 1259,200, ये 10 लाख रुपए रहे तो ये अमाउंट कितना रहेगा, क्या बता पाओगे आप? सॉरी, सो ये कितना आएगा देखिए 699,556 हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 1259,200, it is divided by 18 lakhs, 699,556, ये आपका ROU एसेट आया। इसकी वजह से क्या होता है, आपका बैलेंस शीट जो है ओवरस्टेट नहीं होता एज फार एज एसेट इज कंसर्न। आपने 10 लाख का एसेट 18 लाख को ट्रांसफर किया और वापस जो एसेट लिया वो 12 लाख का ही है। सो 18 लाख का ट्रांसफर किया, लिया 12 लाख, 18 लाख को ट्रांसफर किया, वापस रिटेन किया, मतलब दिया और वापस कुछ लिया, तो जो लिया दैट इज रिटेन्ड वैल्यू ऑफ दैट एसेट। वो रिटेन्ड अगर 12 लाख है एज कंपेयर टू द फेयर वैल्यू, 18 लाख के कंपैरिजन में अगर 12 लाख रिटेन किए, तो आपकी कैरिंग वैल्यू के कंपैरिजन में आपने इस एसेट को कितने में रिटेन किया, तो रिटेंशन की वैल्यू है 699,556। सो इसलिए यहां पे वैल्यू आई 699,556, 699,556, करेक्ट? एवरीबॉडी एग्रीज? यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पे क्रेडिट में गेन आएगा, गेन ऑन सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। अब आप कहोगे कि इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग नोट 3 की जरूरत नहीं, बट एक लॉजिक भी अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो किसके ऊपर आएगा, जो ट्रांसफर हुआ है वो, जो मैंने ट्रांसफर किया है वो। अब यहां पे दिखता क्या है, प्रॉफिट कितने में गया मेरा, फेयर वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यू, मतलब 8 लाख रुपए प्रॉफिट दिखता है। 2 लाख तो वैसे भी मेरा क्या है, एडिशनल फाइनेंस है। अगर यहां पे मैं डायरेक्टली ROU एसेट रिकॉग्नाइज करता तो 12,59,000 आती और 2 लाख की लाइबिलिटी होती यहां पे एडिशनल, और गेन आता मेरा 8 लाख का, 10 लाख का गेन नहीं आता। हाउएवर 8 लाख का यहां पे गेन मैं बुक कर ही नहीं सकता, जो ट्रांसफर किया है उसके ऊपर गेन आएगा। am I right? तो ट्रांसफर क्या किया है, जो ट्रांसफर किया है उसके ऊपर मुझे गेन फाइंड आउट करना पड़ेगा।
सो मैंने कुछ दिया और कुछ रिटेन किया, जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी दैट हैज बीन एक्चुअली ट्रांसफर्ड। तो ट्रांसफर किया 18 लाख की एसेट, रिटेन किया 1259,600 की एसेट, जो ट्रांसफर हुआ ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ। तो प्रॉफिट भी इसी के प्रोपोर्शन में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 18 लाख के ऊपर अगर 8 लाख का प्रॉफिट आता है, सेल वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू अगर पकड़ी जाए तो 18 लाख के सेल के ऊपर 8 लाख का प्रॉफिट आता है, 2 लाख एडिशनल फाइनेंस है इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। 18 लाख के प्रॉफिट के ऊपर अगर 8 लाख प्रॉफिट आता है तो एक्चुअली ट्रांसफर्ड जितनी अमाउंट है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आ रही है? हम प्रॉफिट जो देख रहे हैं ये एसेट ट्रांसफर के ऊपर है ना। मैंने क्या किया था, एक एसेट ट्रांसफर की 18 लाख, बट वापस ली भी एसेट उसी बैंक से। कितने की एसेट वापस ली मैंने एसेट जो वापस ली वो 1259,200 की एसेट वापस ली। एम आई राइट? एवरीबॉडी एग्रीज टू मी? तो वो मैंने वापस ली, तो नेट ट्रांसफर कितना हुआ वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। 18 लाख ट्रांसफर किया, 12 लाख का वापस लिया, तो नेट ट्रांसफर समवेयर अराउंड 5.5 लाख का कुछ रहेगा। हम वो कैलकुलेट करेंगे, वो है यहां पे लिखा हुआ। तो वो जो नेट ट्रांसफर है वो कुछ समवेयर अराउंड 5.5 लाख का ट्रांसफर हुआ, और प्रॉफिट 8 लाख, ये कहां से आया? ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ये इस प्रोपोर्शन पे कैलकुलेट करना है। अगर 18 लाख के ऊपर मेरा 8 लाख प्रॉफिट होता है तो 5.5 लाख के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट हम रिकॉग्नाइज करेंगे। माय प्रॉफिट आल्सो कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। अगर ये एसेट मैंने ओवरस्टेट की, यहां पे जो हमने 699 लिखी है, अगर 12 लाख लिखी है तो प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाएगा। बट एसेट अगर उसी प्रोपोर्शन में किए, बिकॉज standard wants to deter you from overstating your financial statements, your assets, by transferring the asset at fair value and reobtaining that under sale and leaseback transaction, and then subsequently increasing the profits also. So ये deter करना है, ये objective है, इसलिए इस तरह का अकाउंटिंग करना है। अदरवाइज हमने कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इस अकाउंटिंग में। बात सिंपल ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखना है? देखिए, नंबर 1, जो कैश आया आपको, आपने कैश रिकॉग्नाइज किया। जो आपकी एसेट गई उसकी कैरिंग वैल्यू आपने डी रिकॉग्नाइज की। जो लीज पेमेंट्स है उसको प्रेजेंट वैल्यू करके आपने लीज लाइबिलिटी बनाई। बात खत्म। यहां पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस थे। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, बट वो कैलकुलेशन भी हमने सिंपल बनाया। हमने क्या कहा, हमारे कैरिंग वैल्यू बिफोर ट्रांसफर कितनी थी? 10 लाख की 10 लाख की कैरिंग वैल्यू थी। वो 10 लाख रुपए के प्रोपोर्शन में ही मुझे जो एसेट ऑब्टेन की है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ऑब्टेन कितनी की है? एज कंपेयर टू 18 लाख की जो ट्रांसफर की थी उसमें वापस रिटेन की 12 लाख। तो कैरिंग वैल्यू 10 लाख है, तो डेफिनेटली वो कम ही होनी चाहिए 10 लाख से। 10 लाख से ज्यादा डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। मैंने एसेट एयरक्राफ्ट 18 लाख को ट्रांसफर किया, उसको वापस एक्वायर किया बाय वे ऑफ आरओयू एसेट, वो 12 लाख को किया। सो वो 12 लाख रिकॉर्ड नहीं हो सकता, बिकॉज उसका अगर कैरिंग वैल्यू से प्रोपोर्शन देखे तो 10 लाख की प्रोपोर्शन में रीएक्वायर्ड राइट कितना होगा? एट कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा मेरी वैल्यू हो नहीं सकती एसेट की। आई कैन नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ऑफ सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन इन द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। सो एसेट कॉस्ट में ही होनी चाहिए। सो कॉस्ट के प्रोपोर्शन में मैं इसे रिकॉग्नाइज करता हूं। तो इसलिए हमने ये एक रिकॉग्निशन किया उसका 699। प्रॉफिट भी इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे हम। वर्किंग नोट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल एंड लीज बैक। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल एंड लीज बैक। अब देखिए क्या करना है इसमें। माय टोटल नेट एसेट ट्रांसफर, टोटल नेट एसेट ट्रांसफर कितनी है मेरी? करेक्ट। वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट
transferred is 18 lakhs less ROU asset recognized with respect to same asset है, इसलिए हम वो कर रहे हैं 1259,400। ये कितना आता है? 54800। सॉरी सर, करेक्ट है ना? 54800 इज राइट। 600. No, so it is ROU asset recognized is 1259,200. नहीं, ROU asset रिकॉग्नाइज नहीं है, ये राइट रीएक्वायर्ड है। सॉरी, इसको मैं करेक्ट करता हूं, आई एम सॉरी, इसको मैं करेक्ट करता हूं, इसको मैं कहता हूं राइट्स रीएक्वायर्ड। राइट्स रीएक्वायर्ड, ये राइट्स रीएक्वायर्ड 12 हमने एसेट रिकॉग्नाइज कम किया है, सो दिस इज अ राइट रीएक्वायर्ड, करेक्ट, बाय वे ऑफ अ लीज बैक ट्रांजैक्शन। ये 1259,400, सो दिस इज द नेट ट्रांसफर, दिस इज द नेट ट्रांसफर। अगर ROU एसेट रिकॉग्नाइज गलती से जो मैंने लिखा था, तो अगर ROU एसेट रिकॉग्नाइज है तो वो तो 699 है, तो फिर ये डिफरेंस बढ़ेगा नेट ट्रांसफर, वो नहीं करना है। ये नेट ट्रांसफर हुआ मेरा 540,800 का ना, इसमें हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट टू नेट ट्रांसफर। लेट्स से मेरा ट्रांसफर है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एज कंपेयर टू प्रॉफिट ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल vis-a-vis your net transfer, fair value of asset transferred, so vis-a-vis your net transfer कितनी है, तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना रहेगा प्रोपोर्शनेटली, ये अमाउंट है। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर इज 18 lakhs एज टू प्रॉफिट ऑन सेल इज 8 lakhs, ये है 540,800, तो ये कितना रहेगा? सो इसको आप कैलकुलेट करोगे 540,800 मल्टीप्लाइड बाय 8 lakhs डिवाइडेड बाय 18 लाख, कितनी अमाउंट आई है? 240,356. ये अमाउंट यहां पे आनी चाहिए एंड आपका रिजल्टेंट बैलेंस भी उतना ही चाहिए, 240,356। बात समझ में आ रही है यहां पे? आपको क्या हमने क्या क्या किया यहां पे? जो 3 सिंपलिस्टिक चीजें हैं वो तो है ही, ये आपको बस देखना पड़ेगा एंड ये आपको बस देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप किस तरह का कैलकुलेशन करते हो इसके ऊपर मार्क्स आते हैं। तो एग्जैक्ट इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था एक बार, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है ऑलरेडी, सो यू जस्ट हैव टू लुक एट दैट। आर यू विथ मी? एनी क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू दिस? ये दोबारा से एक बार कैलकुलेशन शांति से देखिए, इमीडिएटली इसके ऊपर सवाल आना थोड़ा मुश्किल है। तो टू बी ऑनेस्ट, ROU एसेट एंड गेन ऑन सेल छोड़ के बाकी तो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो बुक्स ऑफ लेसी भी देखते हैं हम, बैंक, बुक्स ऑफ बायर लेसर, बुक्स ऑफ बायर लेसर, इसकी बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री क्या आएगी?
aircraft to bank. करेक्ट. डेबिट एयरक्राफ्ट अकाउंट, ये आएगा फेयर वैल्यू पे आएगा. ये वो फाइनेंशियल एसेट करके रिकॉग्नाइज करेगा. लोन टू कंपनी, क्रेडिट आएगा कैश और बैंक. इस तरह का ये अकाउंटिंग एंट्री होगा. सो इसके बाद जो भी पेमेंट्स आएंगे इसको बाइफरगेट करना पड़ेगा. लीज पेमेंट्स को, जो लीज पेमेंट्स है, अब बाद में इसके बुक्स में क्या आएगा वो वापस वो डिपेंड करता है फेयर वैल्यू, सॉरी, वेदर इट इज अ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, जो भी होगा वो लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है. फाइनेंस लीज आ गया तो एयरक्राफ्ट डी रिकॉग्नाइज होके लीज रिसीवेबल्स आएगा, अकॉर्डिंगली पैसे आएंगे. बट जो पैसे आएंगे, जो लीज पेमेंट्स आएंगे, ये दोज 1,20,000, इसको बाइफरगेट करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल एसेट उसकी अनवाइंड होगी और दूसरा है वो लीज रिसीवेबल्स होगा. तो नहीं तो इसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन चलेगा. एंड अकॉर्डिंगली लीज रिसीवेबल्स, अगर वो ऑपरेटिंग लीज है तो इसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन चलेगा. फाइनेंस लीज रहेगी तो एयरक्राफ्ट डी रिकॉग्नाइज होके लीज रिसीवेबल्स आएगा, तो एयरक्राफ्ट के डेप्रिसिएशन का सवाल नहीं आता, बट लीज रिसीवेबल्स अनवाइंड होंगे. तो लीज पेमेंट्स जो आएंगे, जो 1,20,000 के हैं, that has to be bifurcated between towards lease payments and towards lease payments and towards फाइनेंस एसेट. इसके ऊपर बाइफरगेट करना पड़ेगा. रेशो कौन सा रहेगा? 1259,200 एंड 2 लाख, ये रेशो रहेगा इसका. दिस इज द रेशो. सो ये 1,20,000 जो है, ये इस रेशो में वो बाइफरगेट करेगा. सो लेट्स से 1259,200 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1259,200 डिवाइडेड बाय 1459,200, यहां पे 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 lakhs डिवाइडेड बाय 1459,200. सो इस तरह का वो लीज पेमेंट्स बाइफरगेट करेगा. अकॉर्डिंगली, depending on whether operating lease or finance lease, he will account for that in his books. Are you with me on this? In the books of lesser, buyer lesser. Any questions?